हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 4, जिसके बारे में मैंने आपको वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है वैश्वीकरण की। देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, वैश्वीकरण का मतलब होता है विभिन्न देशों के बीच में आपस में संबंध। ठीक है, तो उसको बोला जाता है वैश्वीकरण। अब ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि इस वैश्वीकरण को संभव बनाने में क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है, मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, प्रौद्योगिकी में उन्नति। देखिए, ये मुख्य कारक है। पिछले जो 50 वर्षों में क्या हुआ, परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई है, जिससे क्या हुआ है कि लंबी दूरी तक वस्तुओं की तीव्र आपूर्ति संभव हो पाई है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास के कारण कंप्यूटर और इंटरनेट का अत्यधिक क्या हुआ है, प्रचार और प्रसार हुआ है। देखिए, दूरसंचार की विभिन्न सुविधाओं जैसे कि टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन एवं फैक्स आदि से विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने में हमें क्या हुई है, बहुत ज़्यादा सुविधा हुई है। इंटरनेट से हमें तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक यानी कि ईमेल भेज सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न अवयवों का विकास हो जाने के कारण समस्त विश्व में कहीं भी संपर्क साधना अत्यंत आसान हो गया। यानी कि इंटरनेट के द्वारा जो है, अब हम कहीं भी बैठे हुए दूर की सूचना प्राप्त कर सकते हैं या सूचना दे सकते हैं। और इवन अब आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए अब जो पढ़ाई चल रही है वो ऑनलाइन चल रही है, यानी कि इंटरनेट के जरिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो सूचना जो प्रौद्योगिकी में उन्नति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वैश्वीकरण को संभव बनाने में। अब बात करते हैं सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रचार प्रसार ने विभिन्न देशों के मध्य सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका का निर्वाह किया है। देखिए, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे कि लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका का डिज़ाइनिंग और छपाई दिल्ली में की जानी है। ठीक है, अब क्या हुआ, पत्रिका का पाठ्य विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय को भेज दिया जाता है। दिल्ली कार्यालय में डिज़ाइनर दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग करके लंदन कार्यालय से पत्रिका का डिज़ाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं। डिज़ाइन तैयार करने का काम कंप्यूटर पर किया जाता है। छपाई के बाद पत्रिकाओं को वायु मार्ग से कहाँ भेजा जाता है, लंदन भेजा जाता है। यहाँ तक कि डिज़ाइन और छपाई के पैसों का भुगतान भी इंटरनेट द्वारा लंदन के एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक को तत्काल कर दिया जाता है। अब देखिए, बात करते हैं विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण। तो सबसे पहले तो हम शब्द को समझ लें, उदारीकरण। व्यापार से संबंधित उदारीकरण शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो जब किया जाता है सरकार द्वारा जो है व्यापार अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। देखिए, इसके बारे में आपको इस पैराग्राफ में और अच्छे से बताया जाएगा। विदेश व्यापार और विदेशी निवेश के प्रति विभिन्न देशों के उदार दृष्टिकोण ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने में मदद की है। उदाहरण के रूप में देखिए, इसको मैं उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। जैसे कि हमारे देश में जो है चीन से निर्मित होने वाले खिलौने का आयात होता है, लेकिन यदि भारत सरकार उदारीकरण की नीति को न अपनाती तो इन खिलौनों पर आयात कर लगाती, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो खिलौने आयातित खिलौने हैं इनकी कीमत क्या होता, बढ़ जाती। तब भारत के बाज़ारों में चीन के खिलौने सस्ते नहीं होते और चीन से उनका आयात स्वतः ही कम हो जाता। इस दशा में भारत के खिलौना निर्माता अधिक समृद्ध होते। आयात पर कर वस्तुतः व्यापार अवरोध का कार्य करते हैं, यानी कि जो हम बाहर से सामान मंगाते हैं, हमारे देश में बाहर से सामान आता है, अगर उस पर टैक्स लगा दिया जाता है तो एक तरह से वो व्यापार में क्या करता है, रुकावट करता है, अवरोधक का काम करता है टैक्स। इसे अवरोधक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है, यानी कुछ बाउंडेशंस लगा सकता है। जैसे सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकती है, जैसे कि विदेशी व्यापार में वृद्धि के लिए कर सकती है, कटौती करने के लिए कर सकती है, या उसको नियमित करने के लिए भी कर सकती है। देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आनी है, यह निर्णय भी सरकार ले सकती है। तो इन सब चीज़ों पर जो है अवरोधक हो सकता है। अब बात करते हैं हम भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तब विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर जो है बिल्कुल रोक लगा दी गई, प्रतिबंध लगा दिया गया।
देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए ऐसा क्या अनिवार्य माना गया। सन 1950 और 60 की अगर हम बात करें तो उस समय क्या हुआ कि उद्योगों का उदय हो रहा था, यानी कि नए नए उद्योग लगाए जा रहे थे। तो इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती, यानी कि अगर हमारे देश में जो उद्योग स्थापित हो रहे हैं और अगर उस समय पर इम्पोर्ट सामान होता तो ये जो हमारे देश में कारखाने लगे या उद्योग लगे तो इनको जो है इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता उसकी वजह से। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य वस्तुओं जैसे कि जो महत्वपूर्ण वस्तुएं जैसे कि मशीनरी है, उर्वरक है और पेट्रोलियम है, केवल सिर्फ इनको ही आयात करवाने की अनुमति प्रदान करी। इसके बाद देखिए सन 1991 के प्रारंभ से भारत में व्यापार से संबंधित नीतियों में जो है काफ़ी परिवर्तन किया गया। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए भी विश्व के उत्पादकों में से प्रतिस्पर्धा करने का समय अब आ गया। और फिर यह अनुभव किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादकों का क्या होगा, उनमें सुधार होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जो है इसको महत्व दिया और इसका समर्थन भी किया। तो इस सोच के साथ विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफ़ी सीमा तक क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि वस्तुओं का आयात निर्यात जो है सुगमता से किया जा सकता था। विदेशी कंपनियां यहाँ अपने कार्यालय और कारखाने भी स्थापित कर सकती थी। व्यापार के उदारीकरण से व्यापारियों या व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने यानी कि परमिशन हो गई कि वो अपनी इच्छा से विदेश से सामान आयात करा सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय सरकार के कंट्रोल में था, नियंत्रण में था और सरकार की इच्छा से ही जो है आयात हो रही थी जो खास चीज़ें थी, जैसे कि मैंने बताया आपको मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम आदि। लेकिन अब क्या हुआ कि अब जो व्यापारियों को थोड़ी छूट हो गई कि वो अपनी इच्छा के अनुसार विदेश से सामान मंगा सकते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लेसन्स के बीच में कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन आ रखा है विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, है ना। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस लेसन्स के बीच में आते हैं तो इनको भी आप जो है ध्यान से पढ़िएगा, ये भी बोर्ड में परीक्षा में आ जाते हैं। तो देखिए विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से सरकार द्वारा निर्धारित अवरोधों व प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को विदेशी व्यापार का उदारीकरण कहा जाता है या कहलाती है। इसके नीचे ही एक क्वेश्चन और दे रखा है। फिर बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की। देखिए WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। और देखिए बच्चों इसकी फुल फॉर्म भी याद करके रखना, पेपर में बीच में से आ सकता है, इसकी फुल फॉर्म पूछने को आ सकती है, ठीक है। अब देखिए ये जो WTO है ये एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का को क्या करना, उदार बनाना, बड़ा बनाना और उदारीकरण करना। फिर विकसित देशों की पहल पर बना विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारण करता है, यानी कि ये जो विश्व व्यापार संगठन है ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो है नियमों का निर्धारण करता है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि सभी देश इसके द्वारा जो निर्धारित किए गए नियम है उनका पालन करें। तो विश्व में लगभग जो है 165 देश जो हैं वो इसके सदस्य हैं। देखिए क्वेश्चन ये भी बनता है बोर्ड में कि विश्व व्यापार संगठन के कितने देश जो हैं इसके सदस्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 165 सदस्य है। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार करने की सुविधा देता है, लेकिन व्यवहार में यह देखा गया है, देखिए हालांकि ये जो WTO है ये सभी देशों को जो है उनको उनके तरीके से व्यापार करने की सुविधा देता है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जो विकसित देश हैं वो अनुचित ढंग से अवरोधकों को बनाए रखते हैं, यानी कि अवरोधक को बनाए रखते हैं, और जबकि दूसरी तरफ जो विकासशील देश होते हैं उन पर इस बात का दबाव डाला जाता है कि वो व्यापार से अवरोधों को हटा दें। थैंक यू।